दोस्तों, ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान हालिया जंग को अगर आप सिर्फ एक और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट समझ रहे हैं तो शायद आप पूरी तस्वीर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इस जंग में सिर्फ मिसाइल्स नहीं चले बल्कि ग्लोबल पावर, एनर्जी और सप्लाई चेन सब कुछ हिल गया है। मुख्तलिफ लोगों की ओपिनियन इस हवाले से मुख्तलिफ है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ईरान तबाह हो गया, कुछ लोग कहते हैं इसराइल ने अपना मकसद हासिल कर लिया, कुछ लोग कहते हैं अमेरिका ने बस डैमेज कंट्रोल किया। लेकिन इन सब ओपिनियंस के बाद भी एक और जाविया भी है, और वो है क्या वाकई अमेरिका हारा या इसने वो हासिल किया जो वो चाहता था। और सबसे अहम सवाल, क्या ये जंग सिर्फ जंग थी या एक नई आलमी तरतीब यानी वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत। दोस्तों, अक्टूबर 2023 के बाद खित्ते में कशीदगी मुसलसल बढ़ती रही और फिर ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त और बिलावास्ता टकराव सामने आया। फैक्ट्स की बात करें तो अहम हक़ाइक़ के मुताबिक ईरान ने खित्ते में अमेरिकन मफादात और इत्तेहादियों को निशाना बनाया। फिर खलीजी ममालिक में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ और सबसे अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से खदशात बढ़ गए। और ये मैं नहीं कह रही, ये BBC और US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ब्रीफिंग की रिपोर्ट्स कह रही हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें $100 फी बैरल से ऊपर गई। LNG गैस की सप्लाई मुतासर हुई। इसी तरह यूरोप में गैस की कीमतों में तकरीबन 40 से 50% इजाफा देखा गया। इसकी कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप यूरोपियन गैस मार्केट डेटा या इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट्स देख सकते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था बल्कि ये एक ग्लोबल शॉक था तो गलत नहीं होगा। तो आखिर हु वन? कुछ एनालिस्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने डायरेक्ट एस्केलेशन अवॉइड किया और अपने स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग बरकरार रखी। लेकिन फिलहाल ये कहना कि अमेरिका ने सब कुछ हासिल कर लिया कबल अज़ वक्त है। लेकिन ज़्यादा दुरुस्त बात यह है कि अमेरिका ने फुल स्केल वॉर अवॉइड किया। ईरान को मुकम्मल शिकस्त नहीं दी जा सकी और इसराइल ने टैक्टिकल गेन्स हासिल किए। यानी कोई वाज़िया फातिहा नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स आउटकम का जन्म है। दोस्तों, इस जंग ने एक बहुत अहम चीज़ भी वाज़िया कर दी है, और वो ये है कि आज की दुनिया में न्यूट्रल रहना तकरीबन इम्पॉसिबल हो चुका है। इसको समझने के लिए एक मिसाल देखते हैं। कतर, जो कई सालों से अमेरिका और ईरान के दरमियान मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा था, चैनल्स खुले रखता था, दोनों साइड से बात करता था, लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई कतर की अपनी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुतासर हुई। ब्लूमबर्ग और यूरोपियन मार्केट डेटा के मुताबिक कतर एनर्जी को LNG ऑपरेशंस आर्जी तौर पर रोकने पड़े और इसके फ़ौरन बाद यूरोप में गैस प्राइसेस में तकरीबन 50% तक इजाफा देखने में आया। अब यहाँ असल बात क्या है? चाहे आप न्यूट्रल रहने की पूरी कोशिश करें, आप इस कॉन्फ्लिक्ट के असरात से बच नहीं सकते, और यही पैटर्न हमें अलायंस में भी नज़र आता है। पहले क्या होता था? क्लियर ब्लॉक्स होते थे, दोस्त अलग, दुश्मन अलग। लेकिन अब नेटो के अंदर भी इख्तलाफात सामने आई। कुछ ममालिक ने अमेरिका की मुकम्मल हमायत नहीं की और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में भी कंसेंसस नहीं बन सका। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? दुनिया अब सिंपल अलायंसेस पर नहीं चल रही और ना ही हर मुल्क एक ही लाइन फॉलो कर रहा है, बल्कि हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के मुताबिक डिसीजंस ले रहा है। अलायंस फ्लेक्सिबल हो गए हैं और ग्लोबल सिस्टम ज़्यादा फ्रेगमेंटेड और कॉम्प्लेक्स हो चुका है। और शायद यही इस जंग का सबसे बड़ा सबक है कि आज की दुनिया में ना न्यूट्रलिटी आसान है और ना ही अलाइनमेंट सिंपल है। यहाँ कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब सबकी नज़र तेल पर थी तो असल मसला कहीं और था। आज हम देखते हैं कि रीन्यूएबल एनर्जी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन एक बुनियादी हकीकत है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि रीन्यूएबल सिस्टम खुद से मुकम्मल नहीं होते।
वो डिपेंड करते हैं बैटरीज पर, और बैटरीज डिपेंड करती हैं लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर। अब अगर हम डेटा देखें तो ये सिर्फ एक नज़रिया नहीं बल्कि एक वाजिया ग्लोबल ट्रेंड है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक दुनिया भर में क्लीन एनर्जी पर इन्वेस्टमेंट तकरीबन $2 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है, और इसका बड़ा हिस्सा बैटरी स्टोरेज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जा रहा है। यहाँ एक और अहम हकीकत सामने आती है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे और IEA के मुताबिक चाइना आज भी दुनिया की तकरीबन 90% रेयर अर्थ प्रोसेसिंग कैपेसिटी कंट्रोल करता है। यानी सिर्फ रिसोर्सेज होना काफ़ी नहीं, प्रोसेसिंग कैपेसिटी होना असल ताकत है। मसलन रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकालना एक मरहला है, लेकिन इन्हें यूजेबल मैग्नेट्स या कंपोनेंट्स में तब्दील करना एक हाईली स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जो ज़्यादातर चाइना के पास है। इसी तरह लिथियम और कोबाल्ट के हवाले से भी है। अगर आप देखें तो लिथियम एक्सट्रैक्शन ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका में होती है, लेकिन बैटरी ग्रेड प्रोसेसिंग का बड़ा हिस्सा चाइना में होता है। अब अगर हम इस पिक्चर में पाकिस्तान को देखें तो हालिया सालों में पाकिस्तान ने रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन एग्रीमेंट्स किए हैं, और मुख्तलिफ जियोलॉजिकल एस्टिमेट्स के मुताबिक इसके रिजर्व तकरीबन 1 लाख से 5 लाख टन के दरमियान हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी क्लैरिफिकेशन है कि पाकिस्तान के पास अभी लार्ज स्केल प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और ना ही वो ग्लोबल सप्लाई चेन में डोमिनेट प्लेयर है, लेकिन एक इमर्जिंग सेकेंडरी सप्लाई के तौर पर यह अपनी जगह बना सकता है। अब अगर हम इस सब को एक बड़े कैनवस में रखें तो एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल तब्दीली नज़र आती है। तो पहले दुनिया कैसे काम करती थी? ऑब्वियसली जिसके पास ऑयल था उसके पास ताकत थी, लेकिन आज अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रीन्यूएबल ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को देखें तो आपको समझ आता है कि असल कंट्रोल कहाँ शिफ्ट हो रहा है। अब ताकत सिर्फ रिसोर्सेज पर नहीं बल्कि वैल्यू चेन पर है, यानी एक्सट्रैक्शन कहाँ हो रही है, प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है। और यही वजह है कि आज अमेरिका, यूरोप और दीगर कंट्रीज एक्टिवली चाइना पर डिपेंडेंस कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम ये सब चीज़ें जोड़ते हैं तो एक बात वाज़ेह हो जाती है, असल जंग अब सिर्फ ज़मीन या तेल पर नहीं रही बल्कि मिनरल्स पर है, टेक्नोलॉजी पर है और सबसे बढ़कर सप्लाई चेन्स पर है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ है कि जो मुल्क सप्लाई चेन्स को कंट्रोल करेगा वो ही आने वाले वक्त में असल ताकत रखेगा। तो अगर हम पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट नज़र आता है। एक तरफ जंग है, एनर्जी क्राइसिस है और बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ी तब्दीली खामोशी से चल रही है जिसे शायद हम फौरी तौर पर नोटिस नहीं करते। आज दुनिया सिर्फ जंगों से डिफाइन नहीं हो रही बल्कि इस बात से हो रही है कि रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, सप्लाई चेन्स किसके कंट्रोल में हैं और डिसीजंस कौन ले रहा है। अगर आप रिसेंट डेटा देखें तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक दुनिया भर में क्लीन एनर्जी पर इन्वेस्टमेंट तकरीबन $2 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है, और इस इन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा बैटरीज और क्रिटिकल मिनरल्स पर जा रहा है। अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, अगर एनर्जी सिस्टम बदल रहा है तो ताकत भी बदल रही है या नहीं? क्योंकि पहले दुनिया सिंपल थी, जिसके पास ऑयल था उसके पास ताकत थी, लेकिन आज अगर आप बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल सिस्टम्स को देखें तो आपको समझ आता है कि असल कंट्रोल कहाँ शिफ्ट हो रहा है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लिथियम, कोबाल्ट, ये वो चीज़ें हैं जिनके बगैर मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल ही नहीं सकती, और यही वजह है कि चाइना आज भी तकरीबन 90% रेयर अर्थ प्रोसेसिंग कैपेसिटी कंट्रोल करता है। अब अगर हम अलायंसेस को देखें तो वहाँ भी एक बड़ी तब्दीली नज़र आती है। पहले क्या होता था? एक क्लियर डिवाइड होता था, दोस्त अलग दुश्मन अलग, लेकिन आज सऊदी अरेबिया एक ही वक्त में अमेरिका के साथ भी खड़ा है और चाइना के साथ भी काम कर रहा है। कतर मीडिएशन भी कर रहा है और एनर्जी मार्केट्स में भी सेंट्रल प्लेयर है।
ईरान अपनी स्ट्रेटजी खुद बना रहा है, यानी अब कोई भी मुल्क सिर्फ एक कैंप में नहीं है, हर मुल्क अपनी कंडीशंस पर फैसले कर रहा है। और यही वजह है कि आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी कंसेंसस कम हो गया है और नेटो जैसे अलायंसेस के अंदर भी इख्तलाफ नज़र आता है। तो जब हम ये सब चीज़ें एक साथ देखते हैं तो एक बात वाज़ेह हो जाती है, ये सिर्फ ईरान, इसराइल या अमेरिका की कहानी नहीं है, ये एक बदलती हुई दुनिया की कहानी है। एक ऐसी दुनिया जहां ताकत सिर्फ फौजी नहीं रही, जहां इन्फ्लुएंस सिर्फ माजी की लेगेसी से नहीं आता और जहां कोई एक मुल्क पूरे सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि अब इकोनॉमिक नेटवर्क्स, सप्लाई चेन और रीजनल डिसीजंस ये सब मिलकर दुनिया को शेप कर रहे हैं। और शायद यही वो सबसे बड़ी तब्दीली है कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता एक नए, ज़्यादा पेचीदा और ज़्यादा फ्रेगमेंटेड सिस्टम की तरफ जा रही है। तो दोस्तों, एक वक्त था जब दुनिया निस्बतन सादा थी, एक बड़ी ताकत होती थी, अलायंसेस वाज़ेह होते थे और ज़्यादातर फैसले चंद दारुल हुकूमतों में तय हो जाते थे। लेकिन आज दुनिया पेचीदा हो चुकी है, ताकत मुख्तलिफ मराकज़ में तकसीम हो रही है, इन्फ्लुएंस फ्रेगमेंटेड हो चुका है और एक खित्ते का बहरान चंद घंटों में पूरी दुनिया को मुतासिर कर देता है। आज की हकीकत ये है कि ताकत इनहेरिटेड नहीं होती और इन्फ्लुएंस सिर्फ माजी की लेगेसी से नहीं आता। अब हर मुल्क को अपनी जगह अर्न करनी पड़ती है और हर बहरान में खुद को साबित करना पड़ता है। मेरे ख्याल में ये जंग सिर्फ एक और जंग नहीं थी, ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने हमें दिखाया कि दुनिया किस सिमत जा रही है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई भी मुल्क कंट्रोल में नहीं, अलायंसेस मुस्तकिल नहीं और आउटकम्स पहले से तय नहीं होते। अगर हम इस पूरे सूरत हाल को ठंडे दिमाग से देखें तो वाज़ेह होता है कि ये एक ट्रांजिशन फेज है जहां पुराने निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं और एक नया, ज़्यादा पेचीदा और ज़्यादा गैर यकीनी निज़ाम सामने आ रहा है। और शायद यही इस पूरी कहानी का असल निचोड़ है। ये सिर्फ ईरान, इसराइल या अमेरिका की जंग नहीं, ये एक बदलती हुई दुनिया की अलामत है जहां ताकत का मतलब बदल रहा है, जहां असर और रसूख की तारीफ बदल रही है और जहां आने वाले वक्त में फैसले सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में होंगे। अगर आपको ऐसे ही डीप और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो वाकई दुनिया को समझना चाहते हैं। खुदा हाफिज़।